नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रांसफार्मर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर इस पे डिस्कस करेंगे और समझेंगे। इसके पिछले क्लास में हम लोग देखें पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर की जानकारी और इसके कार्य के बारे में जानें, और इसके पिछले क्लास में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट थ्योरी के साथ ऑब्जेक्टिव लगभग ट्रांसफार्मर से संबंधित थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। तो सबसे पहले आज जानिए कोर टाइप ट्रांसफार्मर और सेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो इसमें कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्वेश्चन पूछेगा, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में फ्लक्स के चलने के रास्ते जो होते हैं कितने होते हैं, एक होते हैं, दो होते हैं या तीन होते हैं, नन। तो कोर टाइप जो ट्रांसफार्मर है, ये बाइंडिंग कोर टाइप ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग है। तो इसमें जो फ्लक्स के जो चलने के रास्ते होते हैं वो सिर्फ एक होते हैं। कितने होते हैं? एक होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, एक होते हैं। चाहे इधर से जाए चाहे इधर से जाए, एक ही रास्ता होता है इसका। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में फ्लक्स के चलने के रास्ते एक होते हैं। यही सेल टाइप ट्रांसफार्मर पूछे, सेल टाइप ट्रांसफार्मर के ये बाइंडिंग है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में फ्लक्स के चलने के रास्ते दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। याद रखेंगे, सेल टाइप ट्रांसफार्मर में फ्लक्स के चलने के रास्ते पूछे तो दो होते हैं, ध्यान रखेंगे। ये थ्री फेज ट्रांसफार्मर का बाइंडिंग है, ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का बाइंडिंग है। थ्री फेज सिंगल फेज। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज निर्भर करता है। तो ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज निर्भर करता है नंबर ऑफ टर्न पे, तार की लपेटों की संख्या पे। वोल्टेज निर्भर करता है किस पे? तार के लपेटों के संख्या पे। अर्थात वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के प्राइमरी बाइंडिंग यानी जो प्राइमरी साइड होता है स्टेप अप है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में तार की लपेटों की संख्या जो होती है वो कम होती है। तार की लपेटों की संख्या जो होगी, बाइंडिंग जो होगी वो कम होगी। तो ये और सेकेंडरी साइड में इसकी तार की लपेटों की संख्या अधिक होगी। तो ये स्टेप अप यानी वोल्टेज को बढ़ाएगा, कम से बेसी करेगा। ये वोल्टेज को बढ़ाएगा। स्टेप अप क्या करेगा? वोल्टेज इधर V1 है, इधर V2 मान लेते हैं। तो ये जो है V1 से V2 बड़ा होगा, यानी वोल्टेज प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड में अधिक होगा स्टेप अप में। और यही करंट जो होगा ऐसे होगा, I1 बड़ा होगा I2 से। इधर I2 रखते हैं, इधर I1 रखते हैं, I2 रखते हैं। तो इसका करंट, इधर वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट इधर ज़्यादा रहेगा। जिधर वोल्टेज ज़्यादा रहेगा करंट उधर कम रहेगा, और जिधर वोल्टेज कम रहेगा करंट उधर अधिक रहेगा। ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को घटाने का कार्य करता है। इसकी प्राइमरी साइड में, प्राइमरी साइड जो वोल्टेज होगा V1 माने और इधर V2 माने, तो ये जो V1 होगा ये V2 से बड़ा होगा, अधिक होगा। और यही इधर I1 माने और इधर I2 करंट। तो करंट जो होगा इधर ज़्यादा होगा, इधर कम होगा, यानी वोल्टेज इधर ज़्यादा रहेगा, करंट कम रहेगा। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का बाइंडिंग है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड में तार की लपेटों की संख्या अधिक रखी जाती है और सेकेंडरी साइड में तार की लपेटों की संख्या कम रखी जाती है, जिससे वोल्टेज सेकेंडरी साइड में कम लेना होता है। यानी हमें जहाँ पे अधिक से कम वोल्टेज चाहिए वहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज निर्भर करता है। तो याद रखेंगे, तार की लपेटों की संख्या पे वोल्टेज निर्भर करता है, यानी नंबर ऑफ टर्न जिधर अधिक होगा वोल्टेज उस साइड में अधिक होगा। तो ये ध्यान रखेंगे। इसमें पावर जो होता है वो दोनों तरफ बराबर होता है और फ्रीक्वेंसी बराबर होता है, या पावर और फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है चाहे कोई भी ट्रांसफार्मर हो। ट्रांसफार्मर में जो शोर होता है, ये ट्रांसफार्मर दिख रहा है, इसमें हमिंग जो होता है, शोर होता है, वो मैग्नी-स्टोक इफेक्ट के कारण होता है। मैग्नी-स्टोक इफेक्ट के कारण हमिंग होता है ट्रांसफार्मर में। ये पॉइंट याद रखेंगे। पूछेगा ट्रांसफार्मर में हमिंग किसके कारण होता है, ऑप्शन में जरूर रहेगा मैग्नी-स्टोक इफेक्ट के कारण ट्रांसफार्मर में हमिंग होता है। अगला क्वेश्चन पूछे कि ट्रांसफार्मर में
सबसे अधिक ऊष्मा पैदा कहाँ होता है, सबसे अधिक हीट कहाँ होता है, तो ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में सबसे अधिक ऊष्मा पैदा होता है। जैसे ये वाइंडिंग दिखा रहे हैं, ये वाइंडिंग है जिसमें ये प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग, तो ये यहाँ पे ऊष्मा अधिक उत्पन्न होगा। अगला क्वेश्चन पूछे कि ट्रांसफार्मर में अगर डीसी सप्लाई देते हैं तो कौन सा वाइंडिंग जल जाएगा। ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई देने से प्राइमरी वाइंडिंग जो होता है वो जल जाएगा, प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर हमेशा एसी सप्लाई पे कार्य करता है, इसलिए डीसी सप्लाई देने पर ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगा। प्राइमरी वाइंडिंग जिसे सप्लाई दिया जाता है वो प्राइमरी वाइंडिंग ही होता है, ध्यान रखना है। प्राइमरी कॉइल या प्राइमरी सर्किट या प्राइमरी साइड या प्राइमरी वाइंडिंग इसे कहा जाता है, सेकेंडरी वाइंडिंग इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर जो है म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है, ये हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन पूछे कि आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है, तो आर्क वेल्डिंग के लिए जो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग आर्क वेल्डिंग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछे कि ट्रांसफार्मर का कोर जो लेते हैं वो किस मटेरियल का लेते हैं और उससे कौन सा लॉस कम होगा, तो ध्यान रखिएगा कि ट्रांसफार्मर का जो कोर लेते हैं वो सिलिकॉन स्टील का लेने पर यह आसानी से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाता है। ट्रांसफार्मर का कोर सिलिकॉन स्टील के लेने पर यह आसानी से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाता है और हाइस्टेरेसिस लॉस जो होता है वो कम होता है। ट्रांसफार्मर का कोर किसका लेंगे, सिलिकॉन स्टील का लेंगे। अगला क्वेश्चन कि सिलिकॉन स्टील के पतली पतली कोर क्यों बनाते हैं। सिलिकॉन स्टील के पतली पतली कोर बनाने पर, इस प्रकार के कोर बनाने पर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के दरमियान जब पतली पतली कोर लेते हैं, सिलिकॉन स्टील के जो पतली पतली कोर लेते हैं, पोर्सिलिन का लेप लगा करके एक एक साइड में पोर्सिलिन का लेप लगाते हैं और पतली पतली पत्ती को आपस में रिविट के माध्यम से उसे एक में फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए पतली पतली पत्ती है, तो यहाँ पेच या रिविट के माध्यम से परमानेंट फास्टेनिंग कर दिया जाता है, जो इसमें हमेशा के लिए चिपक जाए, उसमें गैप ना रहे, इसमें भंवर धारा उत्पन्न ना हो। तो सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्ती का कोर बनाते हैं। इस प्रकार से कोर बनाने पर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के दरमियान एडी करंट लॉस, भंवर धारा लॉस जो होता है वो कम होता है। भंवर धारा लॉस जो है वो ट्रांसफार्मर का जो करंट उत्पन्न होगा उसका ये विरोध करेगा, यानी विपरीत में ये चलेगा। तो इसलिए पतली पतली पत्ती बनाते हैं और उसको पोर्सिलिन के लेप लगा करके उसे एक ठोस में बना देते हैं, जिसमें हवा की मात्रा ना प्रभावित हो, उसमें प्रवाह ना कर सके। ठीक है। अगला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न होता है, किसके सिद्धांत पे या किसके नियम पे ट्रांसफार्मर में ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न होता है। तो ध्यान रखेंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर ईएमएफ उत्पन्न होता है। ये जो नियम है ट्रांसफार्मर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि डी फाई एन इंटू डी फाई बाई डी टी होता है, जहाँ ये डी फाई इजकल टू क्या होगा, डी फाई इजकल टू हो जाता है परिवर्तन फ्लक्स का फाई टू माइनस फाई वन और डी टी इजकल टू हो जाता है डी टी इजकल टू टी वन माइनस टी टू, समय का परिवर्तन और ये फ्लक्स का अंतर और समय का अंतर होता है। ये इसमें ध्यान रखना है कि ये डी फाई जो है वो फ्लक्स का अंतर बताता है और डी टू जो है वो समय का अंतर बताता है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत है। लेंज साहब अगर पूछे तो लेंज साहब का फॉर्मूला में माइनस लग जाता है। ये फैराडे साहब दिए हैं रूल्स, ये माइनस में लगा दिए हैं, ये लेंज साहब का रूल है, तो ये पॉइंट याद रखना है। ये है। अगला क्वेश्चन पूछे
कि जो ट्रांसफार्मर का बाइंडिंग होता है उसमें कौन सा वायर लिया जाता है। तो ट्रांसफार्मर के बाइंडिंग करने में इनेमल कॉपर वायर लिया जाता है। कैसा वायर लिया जाता है? इनेमल कॉपर वायर लिया जाता है, जिससे ट्रांसफार्मर को बाइंडिंग किया जाता है, यानी कोर को लपेटा जाता है जो बाइंडिंग तैयार होता है। हम लोग पिछले क्लास में इसके बारे में पढ़े थे, बक होल्स रिले, बक होल्स रिले के बारे में पढ़े थे। इससे क्वेश्चन पूछता है कि इसका क्या कार्य है, बक होल रिले क्यों लगाया जाता है। तो ये ट्रांसफार्मर और ये कंजर्वेटर टैंक जो है, मेन टैंक जो ट्रांसफार्मर का मेन टैंक है और एक कंजर्वेटर टैंक के मध्य में ये 90 डिग्री के कोण पे लगा रहता है। कितना डिग्री के कोण पे लगा रहता है? 90 डिग्री के कोण पे लगा रहता है। कौन? बक होल रिले। इसका मेन काम है ट्रांसफार्मर को सुरक्षा प्रदान करना, ट्रांसफार्मर को सुरक्षा प्रदान करना। यह ट्रांसफार्मर में कोई आंतरिक दोष आ जाता है तो इसका सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे ये ट्रांसफार्मर आयल है जिसे नेफ्था तेल कहा जाता है, इसमें हीटिंग उत्पन्न हो जाता है तो ये गैस बनाता है, तो गैस के सहारे इसमें जाता है तो ये अलार्म बजा देता है कि ये जलने की स्थिति हो गई है, इसमें हीटिंग ज़्यादा हो गई है, तो ये बक होल रिले काम करता है। ये इसके बारे में पढ़े थे ब्रीथर के बारे में। इसमें सिलिका जेल होता है, छोटे छोटे गिट्टी होती है, ये सिलिका जेल जिसे बोला जाता है। ये कैल्शियम कार्बाइड कहलाता है, CaCl2 कैल्शियम कार्बाइड का ये होता है सिलिका जेल। तो इसमें रहता है, ये क्या करता है कि हवा में नमी को अवशोषित कर लेता है। सिलिका जेल होता है, यह हवा में उपस्थित नमी को अवशोषण करता है, शुष्क हवा को इसमें भेज देता है, अवशोषित करके सूखा हवा इसमें भेजता है, जिससे इसमें आयल में नमी ना हो, क्योंकि नमी होगा पूरा ट्रांसफार्मर आयल को ख़राब कर देगा। तो ये जब सूखा होता है सिलिका जेल तो ये पिंक कलर का होता है, पिंक कलर का होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जब सूखा होता है तो पिंक कलर का होता है, और यही जब नमी सोख लेता है तो ब्लू कलर का हो जाता है। नमी सोखता है तो इसका रंग ब्लू कलर का हो जाता है। क्वेश्चन इससे पूछता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए ट्रांसफार्मर लॉस कई तरह के लॉस हैं। कॉपर लॉस के बारे में जानिए। कॉपर लॉस जो होता है यह परिवर्तनशील हॉर्स हानि कहा जाता है। इसे कॉपर लॉस को परिवर्तनशील लॉस या हानि कहा जाता है। यह निर्भर करता है लोड पे निर्भर करता है। जैसे जैसे लोड इसका बढ़ेगा कॉपर लॉस बढ़ता है, लोड घटने पर कॉपर लॉस घटता है, इसलिए इसे परिवर्तनशील हॉर्स या लॉस कहा जाता है, ठीक है। ये नेक्स्ट है आयरन लॉस, जिसे कांस्टेंट लॉस भी कहा जाता है, मैग्नेटिक लॉस भी कहा जाता है। ये निर्भर करता है वोल्टेज पे, कि कितना वोल्टेज है उसके अनुसार से ये लॉस उत्पन्न होता है। हाइड्रोसिस लॉस और एडी करंट लॉस हम लोग देख चुके हैं। एक क्वेश्चन और है कि पावर ट्रांसफार्मर को कहाँ पर लगाया जाता है। तो पावर ट्रांसफार्मर हमेशा जनरेटिंग स्टेशन में लगाया जाता है। पावर ट्रांसफार्मर कहाँ लगाया जाता है? जनरेटिंग स्टेशन में। और वही जनरेटिंग स्टेशन से जो वो वोल्टेज भेजता है तो वो वोल्टेज को ऑब्जर्व करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर पूछे कहाँ लगाया जाता है, तो पावर ट्रांसफार्मर के द्वारा भेजे गए सप्लाई में ये लगाया जाता है वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।